हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे CSJM B.Ed थर्ड सेमेस्टर यानी कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग B.Ed थर्ड सेमेस्टर में आपका जो पेपर फर्स्ट है उसकी आज क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस हमने कंप्लीट करा दी हैं, उनको आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की इस क्लास में हमारी जो यूनिट फर्स्ट रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, इससे पहले 3 क्लासेस कंप्लीट हैं। आज क्लास नंबर 4 में हम पहली यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। टॉपिक हमारा शुरू होगा शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार से। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ से हम लोग शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ वगैरह सब पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जैसे शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है और शैक्षिक नेतृत्व के कार्य क्या हैं, ये सभी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेतृत्व के सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 नंबर यहाँ ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में, क्लास नंबर 3 में। और यहाँ से आपकी शुरू होती है क्लास नंबर 4। और ये जो आप कंटेंट देख पा रहे हैं ये जो है कि कंटेंट हम पेड भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, पेड नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड पूरा फुल टॉपिक वाइज कंटेंट आपको मिल जाता है दोनों पेपर का। एंड आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो सारा कंटेंट दे दिया जाता है। ठीक है, हमारा कंटेंट लेने के बाद आपको ध्यान रहे बाहर से कोई भी कॉपी, किताब, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। पूरा पेपर जितना कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं वहीं से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता और शिष्टाचार। ठीक है, शैक्षिक नेतृत्व क्या होता है, यानी कि शिक्षा से संबंधित जो नेतृत्व होता है वह शैक्षिक नेतृत्व कहलाता है। नैतिकता, मूल्य और चरित्र, इन तीनों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से होता है। कौन कौन? नैतिकता, मूल्य और चरित्र, इन तीनों का संबंध किससे होता है? मनुष्य के व्यवहार से होता है। अब देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है, इसको समझिए। दिया गया है धर्मशास्त्र की दृष्टि से धार्मिक नियम ही नैतिक नियम है और इनका पालन करना नैतिकता कहलाता है। धर्मशास्त्र कहता है कि हमारे धार्मिक नियम ही नैतिक नियम होते हैं, इनको पालन करना नैतिकता कहलाता है। वहीं पर समाज शास्त्र की दृष्टि से सामाजिक नियम ही नैतिक नियम है, यानी कि समाज से संबंधित नियम है ना, समाज के आचार विचार, दूसरों के साथ व्यवहार और किसके साथ किस तरीके से बातचीत करनी है, ये सामाजिक नियम होते हैं। और यही नियम, इनका पालन करना, यही नैतिकता कहलाता है, ऐसा समाजशास्त्र कहता है। वहीं पर भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज है, यानी कि भारतीय समाज में धर्म को सर्वोपरि माना गया है, धर्म प्रधान समाज है, अतः सामाजिक और धार्मिक नियमों का पालन करना ही नैतिकता है। भारतीय समाज में ऐसा कहा गया है कि यदि आप समाज के नियमों का पालन कर रहे हैं, धर्म से संबंधित नियमों का पालन कर रहे हैं, यही नैतिकता है। और उसी तरीके से विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। जो विद्यालय है वह भी एक समाज ही है, जो कि समाज का एक छोटा रूप है। इसके भी अपने शिक्षा संबंधी नियम हैं, इनका पालन करना नैतिकता है। यदि आप विद्यालय में विद्यालय के जो भी रूल हैं, जो नियम हैं, यदि आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपकी पिटाई होती है ना। तो वहाँ पे विद्यालय से संबंधित, शिक्षा से संबंधित नियमों का पालन करना ही नैतिकता माना जाता है। ठीक है, नीति शास्त्र क्या कहता है? नीति शास्त्र में आचरण यानी कि नीति संबंधी नियम होते हैं। नीति शास्त्र में नीति संबंधी नियम होते हैं और इनका पालन करना ही नैतिकता है। अब देखिए, चरित्र वह शक्ति है जो हमें नैतिकता का पालन करने में सहायक होती है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक चरित्र बल होता है वह उतनी ही मजबूती के साथ नैतिक नियमों का पालन भी करता है। आपने ये समझा कि देखिए नैतिकता क्या है, ये सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर हम जिस क्षेत्र में हैं उसी से रिलेटेड जो भी उनके नियम हैं
उनको उनका पालन करना ही नैतिकता कहलाता है। ठीक है, आप किसी व्यवसाय में हो सकते हैं, उस व्यवसाय से संबंधित जो भी नियम है उनको पालन करना, या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस के नियमों का पालन करना ही नैतिकता कहलाता है। उसी हिसाब से धर्मशास्त्र की दृष्टि से धर्म के नियम का पालन, समाजशास्त्र का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। भारतीय समाज क्या कहता है कि यहाँ समाज से रिलेटेड और धर्म से रिलेटेड जो भी नियम होते हैं उनका फॉलो करना चाहिए आपको। विद्यालय के नियमों का फॉलो करेंगे तो आप वो भी एक नैतिकता है। नीति शास्त्र का अपना कहता है कि यदि आप नीति से संबंधित नियमों का पालन करते हैं तो ये आपका नैतिकता कहलाएगा। इनका सबका अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में है उसी से संबंधित जो भी नियम है यदि आप उनका पालन करते हैं तो वही नैतिकता कहलाएगी। चरित्र क्या है? चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो हमें नैतिकता का पालन करने में हेल्प करती है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक चरित्र बल होता है वो उतनी ही मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ नैतिक नियमों का पालन भी करता है। अब देखिए नैतिकता क्या है, इसको और डीप में समझते हैं। व्हाट इज मोरलिटी? देखिए नैतिकता में उन सिद्धांतों का समावेश होता है जिससे मनुष्य ईमानदारी, सहयोग, न्याय, सहिष्णुता आदि अनेक गुणों को अपना करके जीवन यापन करता है। देखिए भाई नैतिकता क्या है? यही तो नैतिकता है। आपके अंदर एक दूसरे को भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना, सहयोग करने की भावना है ना, दूसरे के प्रति सहानुभूति होना, आपके अंदर ईमानदारी होना, यही सब क्या है? यही नैतिकता है ना। ये गुण आपके अंदर होने चाहिए। इस प्रकार नैतिकता मनुष्य द्वारा उसके साथियों के प्रति व्यवहार का चित्रण करता है, और नैतिक व्यवहार अनिवार्य रूप से बाहरी होते हैं। जो नैतिक व्यवहार होते हैं वो बाहरी होते हैं, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन में हैं हम उसी से रिलेटेड जो हम अच्छे व्यवहार करते हैं वही हमारे नैतिक व्यवहार कहलाते हैं। जैसा कि हर्बर्ट कहते हैं कि समग्र रूप में नैतिक शिक्षा शिक्षा से अलग नहीं है। कुल मिलाकर के जो नैतिक शिक्षा है वो शिक्षा से अलग नहीं है, वो शिक्षा से जुड़ी हुई है। और महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट? महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? मेरे लिए नैतिकता, सदाचार और धर्म पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि आप नैतिकता कहिए, सदाचार कहिए या धर्म कहिए, सब एक ही बात है। नैतिकता के आधारभूत सिद्धांत सब धर्मों में एक जैसे ही हैं और इनको बालकों को निश्चित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी कहते हैं। मैंने हर क्लास में बताया है कि देखिए आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव है प्यारे दोस्तों, तो आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड 2 परिभाषाएं याद होनी चाहिए, 2 परिभाषाएं रटी होनी चाहिए। देखिए बच्चे जो हैं वो 90%, 91% मार्क्स बच्चों ने गेन किए हैं हमारा कंटेंट पढ़ करके। और जिस तरीके से हमने बताया, जिस तरीके से कॉपी लिखने के लिए बताया है ना, और पढ़ाई करने के लिए बताया है, यदि आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं डेफिनेटली आप भी 91% मार्क्स गेन कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि कुछ अहम बातों को समझना। जैसे अभी हम यहाँ पे आपको जो टॉपिक वाइज क्लासेस करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज इनको पढ़ते रहिए, फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ते रहिए। एंड सबसे बड़ी बात, जो भी जैसे की वर्ड्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, एंड जो आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं टॉपिक से रिलेटेड हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, तब आप अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए विशेष में क्या लिखा है? विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय क्या है? विद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप है। विद्यालय में नैतिकता, नीति संबंधी ज्ञान और नैतिक सिद्धांतों तथा मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और शिक्षा का उद्देश्य बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास करना प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास करना, ये प्रमुख उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं शैक्षिक नेतृत्व में नीति शास्त्र की क्या भूमिका है। देखिए शैक्षिक नेतृत्व में नीति शास्त्र की भूमिका को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। शैक्षिक नेतृत्व में नीति शास्त्र की भूमिका छात्रों के लिए क्या है? देखिए आज छात्रों के लिए नीति शास्त्र की भूमिका क्या है? आचार संबंधी गुणों का विकास करने में शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या? आचार संबंधी गुणों का विकास करने में शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल कॉलेज में घटने वाली हिंसक और डराने वाली घटनाओं से यह संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? हमारा शैक्षिक नेतृत्व। इसको एक बार फिर से समझिए। आचार संबंधी गुणों का
विकास करने में, आपके आचरण से संबंधित गुणों का विकास करने में जो शिक्षा से संबंधित नेतृत्व है, इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल कॉलेज में जो भी घटने वाली हिंसक घटनाएं, डराने वाली घटनाएं, मारपीट की घटनाएं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की घटनाएं हैं, ये संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि वहाँ पे आपके शिक्षा से संबंधित नेतृत्व करने वाले नेता, जैसे आपके प्रिंसिपल, आपके क्लास टीचर हो गए, है ना, और उन्हें शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए सुरक्षित भी करता है। सुरक्षा का ये कार्य जो है वो किसी एक तत्व या व्यक्ति के कारण संभव नहीं है, बल्कि ये तो उस मिश्रित रूप में कार्य करने वाली टीम की शक्ति से संभव है जो अच्छी नागरिकता की भलाई के लिए और उसके लाभ के लिए काम करती है। और इस कार्य में सम्मिलित शक्तियों में प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक और नागरिक अधिकृतियाँ आदि ये सब चीज़ें आती हैं। वहीं पर जो आपका ये क्या कहते हैं, किसकी हम बात कर रहे थे, नीति शास्त्र की बात कर रहे थे। ये जो नीति शास्त्र है ये प्रशासकों के लिए किस तरीके से हेल्प करता है, देखिए समझिए इसको। फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, विद्यालय का प्रशासन पूर्ण रूप से एक ऐसा पर्यावरण निर्मित करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है, जिससे क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। और इस स्तर पर शैक्षिक अध्यापक, प्राध्यापक तथा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डीन, निर्देशक, कैरियर परामर्शदाता और स्टाफ सभी लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो शिक्षकों के लिए किस तरीके से नीति शास्त्र हेल्प करता है। देखिए, विद्यालय प्रशासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, यानी कि विद्यालय प्रशासन से जो भी निर्देश मिले हैं, है ना, शिक्षक छात्रों को तैयार करने में अग्रणी होते हैं। उसी निर्देश के अकॉर्डिंग जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है और वे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को सॉल्व करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस काम के लिए वे आचार, व्यवहार, नीति संबंधी नियमों का सहारा लेते हैं और किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल तक सभी शिक्षक आचार संबंधी नियमों को एक पाठ योजना के माध्यम से निर्देशित कर सकते हैं और वे उदाहरण के माध्यम से बच्चों में एक सही और गलत का क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये टीचर्स के लिए हो गया। अब जैसे अभिभावकों के लिए नीति शास्त्र क्या करता है, इसमें जैसे बच्चों का व्यवहार अधिकांशतः अपने माता पिता के व्यवहार को देखकर निर्धारित होता है कि जैसे उसके पेरेंट्स का बिहेव है उसी तरीके से बच्चा भी व्यवहार करता है। जब माता पिता घर पर नैतिक नियमों और सिद्धांतों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तब छात्र अधिक सक्रिय रूप से चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और फिर वे ही चुनौतियां विद्यालय में उनको मिलती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। देखिए, जब माता पिता घर पर नैतिक नियमों और सिद्धांतों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे नैतिक नियमों से संबंधित कोई कहानी बता दी या कुछ ऐसे सिद्धांत बच्चों के सामने रख दिए, है ना, तब छात्र और अधिक एक्टिव होकर से उनका सामना करने के लिए तैयार होता है और फिर वही चुनौतियां विद्यालय में उनको मिलती हैं या बड़े होने पर जीवन में कार्य करते समय वही चुनौतियां मिलती हैं जिससे रिलेटेड उनके पेरेंट्स ने उनको पहले बताया था, है ना, तो वो उन्हें दूर करने में सक्षम हो जाते हैं क्योंकि वो पहले उन प्रॉब्लम्स को या उन चुनौतियों को समझ चुके हैं कि किस तरीके से लाइफ में हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। अतः अभिभावकों को नैतिक नियमों का पालन करके भावी पीढ़ी के बच्चों का मार्गदर्शन देकर उन्हें चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए तैयार करना चाहिए। तो ये पेरेंट्स के लिए नीति शास्त्र हो गया। ओके, तो ये हमने समझ लिया कि जो शैक्षिक नेतृत्व में नीति शास्त्र की क्या भूमिका होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टॉपिक है। अब हम बात करते हैं नैतिक शिक्षाएं और छात्र का संबंध किस तरीके से है। देखिए, विद्यालय छात्रों को नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छे रूप में सहायता कर सकता है और यह सहायता शिक्षक अपने व्यवसाय के दबाव को कम करके कर सकता है। इसके लिए शिक्षक की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है और शिक्षक छात्रों को अपने प्रभाव से प्रभावित भी कर सकता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे छात्रों को नैतिक यानी कि मोरल और भावात्मक यानी कि इमोशनल प्रगति के लिए निर्देश देना। ओके, एंड छात्रों को मिश्रित निर्देशन जिसको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस भी प्रदान किए जा सकते हैं। जो टीचर अंतर पैदा करे, हु मेक्स अ डिफरेंस, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। यानी कि टीचर को चाहिए कि वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई अंतर पैदा ना करे।
दबाव और भ्रम यानी डिप्रेशन एंड डिसल्यूशनमेंट जो है उसको दूर किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज युवा नैतिक विकास के प्रति भ्रम, मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करना और उन्हें प्रभावी नैतिक शिक्षा की ओर अग्रसर करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नैतिक शिक्षाएं और छात्र। अब हम बात करते हैं शिष्टाचार यानी सद्व्यवहार और शैक्षिक नेतृत्व किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए, शिष्टाचार यानी सद्व्यवहार और शैक्षिक नेतृत्व। इटिकेट अर्थात शिष्टाचार, सद्व्यवहार अथवा सदाचार आदि एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं, या यूं कहें कि सभी शब्द एक समान हैं। इनका तात्पर्य है कि बच्चों में सदाचार शिष्टाचार के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। बच्चों में सदाचार शिष्टाचार के गुणों का विकास किया जाना चाहिए ताकि उनमें सद्व्यवहार का समावेश हो सके। विद्यालय में शिष्टाचार के गुणों का विकास किया जाना चाहिए ताकि वह न केवल कक्षा विद्यालय परिसर में बल्कि समुदाय आदि जहाँ भी रहें अपने सदाचार के नियमों की छाप छोड़ सकें। तो विद्यालय में शिष्टाचार के गुणों का भी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। छात्रों को शिष्टाचार से संबंधित नियमों का पालन करना विद्यालय में सिखाया जाना चाहिए कि शिष्टाचार के नियमों का पालन किस तरीके से किया जा सकता है। बहुत ही आसान भाषा में लिखा है ना। इसके लिए बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके लिए कुछ नियमों को निम्नलिखित रूप से अपनाया जा सकता है। कैसे? कौन से नियमों को? जो ये बता रहा है कि शिष्टाचार यानी कि जो सद्व्यवहार है उसको हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं विद्यालय के माध्यम से। तो इसके लिए कुछ नियम है, जैसे छात्र आदर देना सीखे, स्टूडेंट्स लर्न रिस्पेक्ट, ये हम कर सकते हैं, है ना। स्वयं के व्यवहार पर विचार करें कि जैसा व्यवहार आप कर रहे हैं वो उचित है या नहीं है, इस पर बच्चा खुद विचार करे। छात्रों से काल्पनिक लेखन कराना, राइटिंग बग स्टूडेंट्स वर्कशीट, भावनात्मक परिस्थिति का, ये सभी काम विद्यालय के हैं जो विद्यालय अपने बच्चों से करा सकता है। भावनात्मक परिस्थिति का वर्णन करना, शेयरिंग अंडर द सी, कक्षा कक्ष समस्याओं का समाधान करता, प्रत्येक जगह शिष्ट व्यवहार और अच्छे मित्र बनाना, ये सभी हम बच्चों को सिखा सकते हैं जो कि बच्चे इनको इन फ्यूचर अपनी लाइफ में इन जीवन में इसको उतार सकें। अब दूसरी बात यह है कि सामान्य वृत्तिक शिष्टाचार के लिए सलाह दी जा सकती है, यानी टिप्स ऑफ जनरल प्रोफेशनल्स एटिकेट। जैसे वस्त्र पहनना, बच्चे को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, है ना, इस पर हम बच्चे को बता सकते हैं कि कैसे आपको कपड़े पहनने चाहिए। डिफरेंट ये जैसे कि शिष्टाचार के अंतर्गत जो है कि वस्त्र पहनना, कपड़े का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये भी हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं और हमारा कैसा पर्सनैलिटी है या हम किस तरीके के हैं ये हमारे कपड़ों से पता लग जाता है। पहली बात तो कपड़े कैसे होने चाहिए, कपड़े आपके साफ स्वच्छ सही होने चाहिए, है ना, क्योंकि वस्त्र ही वो आईना है जो हम श्रेष्ठ और निकृष्ट का संदेश देते हैं। तो शिक्षक और छात्रों को इसकी तरफ एक विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि कैसे कपड़े धारण करने हैं, है ना। और ये जो वस्त्र हैं वो अपने समाज के हिसाब से हों, अपने देश के हिसाब से हों। हम भारत में रहते हैं, भारत का पहनावा कैसा है, हमारे समाज का पहनावा कैसा है ना, और समय क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये भी तो होती है हम समय के हिसाब से कपड़े पहने। हम किस यानी शादी पार्टी में जा रहे हैं तो उस हिसाब के कपड़े होने चाहिए, हम विद्यालय जा रहे हैं तो हमारी ड्रेस होनी चाहिए, या हम किस तरीके की, या हम घर पर हैं तो हम कैसे कपड़े पहने, है ना, इसके हिसाब से हमारे कपड़े होने चाहिए। ये भी शिष्टाचार की एक झलक हमको यहाँ से मिलती है। टीचर्स को भी उसी तरीके के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जो विद्यार्थी होते हैं वो टीचर्स को फॉलो करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। जैसे टीचर का स्टाइल होगा, है ना, जैसे उसकी पर्सनैलिटी होगी, जैसा वो दिखने में होगा या जिस तरीके के वो कपड़े पहनता है बच्चा उनको फॉलो करता है। दूसरी बात है आपकी समय की पाबंदी। शिष्टाचार में आपकी समय की पाबंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको हम पंक्चुअलिटी कहते हैं, क्योंकि निर्धारित समय के अनुसार काम करना अर्थात अपने काम के प्रति निश्चितता बनाए रखना शिष्टाचार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप समय पर हर काम को समय पर निपटा लेते हैं तो जो भी व्यक्ति आपको देखता है या आपके आस पड़ोस में है वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि बच्चा बहुत ही जो है समय का, यानी कि इसके अंदर पंक्चुअलिटी बहुत है, हर काम समय से करता है, तो इससे आपका आने वाला समय भी बेहतर होगा। प्रभावशीलता क्या है? प्रभावशीलता में क्या होता है कि ये एक शिष्टाचार का ऐसा गुण है जो दूसरों को प्रभावित करता है और उन्हें भी
शिष्ट रहने के लिए बाध्य करता है ना। दूसरों पर हम अपना प्रभाव बना सकते हैं। छात्रों पर शैक्षिक के शिष्ट व्यवहार का प्रभाव होना चाहिए। अगला है बैठकों में व्यवहार, बिहेवियर्स इन मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। समय समय पर होने वाली जो विभिन्न प्रकार की बैठकें होती हैं उनमें शिष्टाचार की झलक दिखाई देनी चाहिए। शिष्टाचार का ज्ञान बैठकों में भी उसी प्रकार दिया जाना आवश्यक है जिस प्रकार बैठकों के बाहर आवश्यक है, यानी मीटिंग्स के बाहर आवश्यक है। फिर है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। शिष्टाचार की पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा कम्युनिकेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि यही वो साधन है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के वार्तालाप और जो अन्य कार्यक्रम संपन्न होते हैं, है ना। आप किस तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपकी भाषा शैली कैसी, आप बातचीत कैसे कर रहे हैं, है ना। संप्रेषण के माध्यम से उचित भाषा और जो भी प्रकरण है उसका प्रयोग करके शिष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरे साथी शिक्षकों के साथ शिष्टाचार, यानी कि आपके दूसरे साथी यदि टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, तो उनके साथ भी आपका व्यवहार शिष्टाचार वाला होना चाहिए, है ना। और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। समय समय पर साथी शिक्षकों के लिए जो है कि उनको यदि किसी प्रॉब्लम की कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका सॉल्यूशन उनको करना चाहिए। गुटबंदी से दूर रहना। जो गुटबंदी होती है ये गलत चीज़ होती है, हमें गुटबंदी में नहीं रहना चाहिए। हालांकि जो फ्रेंड सर्कल होता है वो तो ठीक है, लेकिन एक गुटबंदी होती है जो नहीं होना चाहिए, है ना। अवॉइड कलीग्स, तो इससे भी दूर रहने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए। आगे बात करते हैं विद्यालय और मूल्य, आचार विचार की शिक्षा। मुझे लगता है इसके बाद यूनिट खत्म हो जाएगी। नहीं, इसके बाद चरण भी हैं, चरण है उसके बाद यूनिट खत्म होगी, कोई बात नहीं है। अब देखिए विद्यालय और मूल्य, आचार विचार की शिक्षा, स्कूल एंड एथिक्स एजुकेशन। विद्यालयों में मूल्यों और नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए और इसका विधान अलग विषय अथवा क्रिया के रूप में न करके विद्यालयों के समस्त विषयों एवं क्रियाओं के साथ करना चाहिए। अतः बच्चों में उचित मूल्य और नैतिकता के विकास के लिए विद्यालयों को निम्नलिखित काम करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? पहली बात तो है कि मूल्य यानी कि नैतिकता प्रधान वातावरण, एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए? एटमॉस्फेयर बहुत ही नैतिकता वाला हो। विद्यालयों का पर्यावरण मूल्य प्रधान होना चाहिए, अर्थात सब छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। यानी कि आप किस समाज से आए हैं, किस जाति से आए हैं, धर्म, समूह, लिंग, भेदभाव, इन सब चीज़ों से दूर होना चाहिए, है ना। सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, ऊंच जाति का हो, नीच जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, है ना। इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और क्या है, सबको समान अधिकार दिया जाए, सबके साथ उचित न्याय किया जाए। विद्यालय की उच्च परिपाटी बच्चों में उच्च आदर्श, मूल्य और नैतिकता के विकास में विशेष सहायक होगा। विद्यालयी विषयों के शिक्षण के साथ नैतिक शिक्षा, यानी कि आपके विद्यालय के जो विषय हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जितने भी आपके विषय हैं उनके साथ में नैतिक शिक्षा भी थोड़ी परोसनी चाहिए, देनी चाहिए बच्चों को। जो भी विषय पढ़ाए जाएं सभी के शिक्षण के साथ छात्रों में उचित मूल्यों और नैतिकता का विकास किया जा सकता है। इनमें भी भाषा और इतिहास के माध्यम से बच्चों में मूल्यों और नैतिकता का विकास आसानी से किया जा सकता है। अगर हम बच्चों को इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम कैसे हमारे पराक्रमी राजा हुए हैं, साहसी राजा हुए हैं, है ना, और इन सब की कहानी हम बच्चों को सुना सकते हैं। भाषा शिक्षण और नैतिक शिक्षा की बात करेंगे। इसमें हमारा जैसे भाषा शिक्षण और नैतिक शिक्षा की बात आती है। भाषा शिक्षण संबंधी पाठ्यपुस्तकों में अक्सर नीति संबंधी लेख और कविताएं संकलित होती हैं। जो भी आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है उसमें नीति संबंधी लेख होते हैं, कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, उनके माध्यम से हम बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखा सकते हैं। जैसे जो है कि जंगलों में पशु पक्षियों की कहानियाँ होती हैं, है ना, उसके माध्यम से भी हम बच्चों को क्या है, नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। इतिहास शिक्षण और नैतिक शिक्षा, इतिहास के माध्यम से हम कैसे बच्चों को नैतिक शिक्षा दे सकते हैं? इतिहास केवल राजा महाराजाओं के उत्थान पतन की कहानी नहीं होता है, बल्कि उसमें जाति, समाज और राष्ट्र विशेष की सभ्यता एवं संस्कृति का दिग्दर्शन भी होता है ना, झलक होती है। मूल्यों और नैतिकता का दिग्दर्शन भी होता है। माता पिता की आज्ञा पालन में राम ने राज सिंहासन त्याग करके 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। इससे बच्चों में एक अलग ही प्रकार की नैतिकता, शिष्टाचार,
है ना, और अपने कर्म के प्रति प्रतिबद्ध होना, ये सब चीज़ों, इन सब क्वालिटीज़ का डेवलपमेंट होता है। त्याग की भावना बच्चे के अंदर आती है। ये सब चीज़ें, कहानियाँ हम बच्चों को सिखा सकते हैं। भूगोल के माध्यम से हम बच्चों को कैसे नैतिक शिक्षा दे सकते हैं? भूगोल द्वारा बच्चों को देश विदेश की प्राकृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का ज्ञान कराया जा सकता है, और प्रकृति तथा मानव के संबंधों का स्पष्ट ज्ञान कराया जा सकता है कि प्रकृति और मानव का कैसे एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। यदि प्रकृति होगी तभी मानव का जीवन संभव है, प्रकृति नहीं होगी तो मानव का जीवन पल भर भी संभव नहीं है। क्योंकि प्रकृति से ही हमें क्या मिलता है? सबसे बड़ी चीज़ तो पेड़ पौधे हमारे प्रकृति में, जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, वही नहीं रहेगी तो मनुष्य कहाँ रहेगा। नागरिक शास्त्र शिक्षण के माध्यम से हम कैसे बच्चों को नैतिक शिक्षा दे सकते हैं? नागरिक शास्त्र में मूल रूप से नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की चर्चा होती है। डेफिनेटली हमारे संविधान में हमारे प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, है ना, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमको मिलता है। शिक्षक छात्रों को स्पष्ट करें कि राष्ट्र के लिए, अपने देश हित में हम सबका हित है, तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र के लिए समर्पित होंगे और राष्ट्रीय एकता स्वतः हमारे लिए विकसित हो जाएगी। नागरिक शास्त्र का शिक्षक अपनी संस्कृति के मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम का स्मरण कर इस भावना के विकास का प्रयत्न करेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अर्थशास्त्र शिक्षण और नैतिक शिक्षा। अर्थशास्त्र में मूल रूप में आय के स्रोत और साधनों की चर्चा होती है। भाई अर्थशास्त्र डेफिनेटली हमारा जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है उसमें आय के स्रोत क्या हैं, साधन क्या हैं, है ना, इन सब चीज़ों की चर्चा होती है। इसके माध्यम से बच्चों को हम शिष्टाचार भी सिखा सकते हैं। मांग और पूर्ति के नियम बताए जाते हैं। उत्पादन में श्रम और साहस के महत्व को स्पष्ट किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम बताए जाते हैं। शिक्षक अर्थशास्त्र के शिक्षण के साथ श्रम, साहस और सहयोग के महत्व को स्पष्ट कर सकता है, और ये स्पष्ट कर सकता है कि इनके जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और फर्स्ट यूनिट का लास्ट स्टेप हमारा है प्रभावी शैक्षिक नेताओं के डेवलपमेंट के क्या स्टेजेज होते हैं। इसके बाद हमारी यूनिट सेकंड शुरू होगी। देखिए स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशन लीडर्स। अध्यापक विद्यालय में एक नेता की भूमिका निभाता है। डेफिनेटली अध्यापक जो होता है विद्यालय में एक नेता की भूमिका निभाता है, जो प्रभावी नेतृत्व का विकास करता है, जिसके लिए निम्न सोपानों को ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन से निम्न सोपान हैं? जैसे आपका फर्स्ट वन आता है विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना। प्रभावी नेतृत्व के लिए ये जानना आवश्यक है कि नेतृत्व का निर्माण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी अथवा सरल बनाए जाने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को संपन्न किए जाने के लिए दलों का अलग अलग वर्गों में विभाजित करता है कि अलग अलग प्रकार के दल बना दिए जाते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो प्रभावी रूप से संपन्न हो जाती है। सेकंड है जैसे योजनाओं का निर्धारण करना। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति, यानी अलग अलग प्रकार के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया जाता है, और इस योजना के अंतर्गत संगठन के कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों और उनके काम करने के लिए भौतिक संसाधनों की व्यवस्था भी देखी जाती है। फिर इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, यानी कि संसाधन उपलब्ध करवाना। नेतृत्व का मुख्य सोपान है संसाधन उपलब्ध करवाना। नेतृत्व का मुख्य सोपान क्या है? संसाधन उपलब्ध करवाना। संसाधनों को उपलब्ध कराते समय ध्यान रखा जाता है कि किस काम के लिए दिया जा रहा है ना। संसाधनों को उपलब्ध कराते समय ध्यान रखा जाता है कि कौन सा संसाधन किस काम के लिए दिया जा रहा है, उसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है और उसी के द्वारा संसाधन उपलब्ध भी कराए जाते हैं ताकि शिक्षण अधिगम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। गतिविधियों का निर्धारण, जिसको हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। नेतृत्व से पहले गतिविधियों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। नेतृत्व से पहले क्या होता है? गतिविधियों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए अध्यापक विद्यार्थियों के लिए विभिन्न गतिविधियों को निर्धारित करता है। जो टीचर होता है वो अलग अलग प्रकार की गतिविधियां बच्चों के लिए या एक्टिविटी
निर्धारित करता है, जिसमें वह विद्यार्थियों के दिमागी स्तर का भी ध्यान रख सकता है। जो बच्चा क्रिएटिव है ना, उसको और ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, या जो बच्चा मतलब जो सामान्य बच्चा है वो भी यदि उसको अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ दी जा रही हैं तो उससे उसका जो लर्निंग होती है वो उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है, जो वो करके सीखता है उसी के अनुसार उनका विभाजन करता है, जिससे प्रभावी निर्माण करने में सहयोग मिलता है। अब जैसे नेतृत्व की योग्यता का निर्धारण, ये आज का लास्ट हमारी हेडिंग है और अब इसी के साथ में जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और आपको हम बताते चलें कि आपको जब भी आप हमारा कंटेंट ले लेते हैं तो आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको मिलते हैं, टॉपिक वाइज कंटेंट प्लस क्वेश्चन आंसर। नेतृत्व की योग्यता का निर्धारण करना। एक सफल नेता निर्माण करने से पहले उसकी योग्यता का निर्धारण कर लेना आवश्यक होता है। क्या वह योग्यता के मापदंडों को पूर्ण करता है, उसी के अनुसार उसे दल में शामिल किया जाना चाहिए। तो उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर उचित विकास किया जा सकता है और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। ये जो हम लास्ट स्टेप पढ़ रहे थे, ये हमारा स्टेप, ये जो हमारे चरण थे, ये प्रभावी शैक्षिक नेताओं के विकास के चरण थे। जो प्रभावी शैक्षिक नेता होते हैं उनका डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी पेपर 1 की, वो आपको यूनिट सेकेंड से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।